हम आम तौर पे देखते हैं कि पुरुषों के साथ ऐसा होता है। महिला को लिटिगेशन कॉस्ट भी मिलती है कोर्ट से, महिला को मेंटेनेंस भी मिलती है कोर्ट से, एलिमनी तो जब तक ना वो पुरुष देने के लिए राजी हो जाए तो उसको कोर्ट के धक्के खाने पड़ते हैं। तो उसका खुद का ही जो पैसा है वो उसके खिलाफ ही यूज होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 100% केसेस हैं। आदमी तो उसके साथ होने वाला अत्याचार जो है रिपोर्ट करने के लिए कोशिश भी करे तो भी बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। ज्यादातर मामले हम लोगों ने यही देखे हैं जहाँ पे अगर पुरुष ने अपनी एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश की तो उसको कोर्ट के थ्रू ही एफआईआर करवानी पड़ी, पुलिस ने नहीं एक्सेप्ट करी। ऐसे हमारे पास बहुत सारे मामले हैं। लेकिन अगर शादी टूट जाती है तो ये पढ़ी लिखी और कमाने वाली महिलाएं भी हैं, जो सारी नहीं मैं बोलूंगी, लेकिन बहुत बहुत नंबर है जहाँ पे वो फिर बोलती हैं कि हमारे को मेंटेनेंस चाहिए, हमारे को एलिमनी चाहिए, और एक बड़ा अमाउंट जो है एलिमनी का डिमांड किया जाता है। और अगर और ये एलिमनी लेने के लिए ही पुरुष और उसके पूरे परिवार को जो है बहुत सारे केसेस में जो है उलझा दिया जाता है, ताकि वो थक हार के जो है ये पैसे दे दे। हर साल लगभग 1 से 1.25 लाख 498 के केसेस दर्ज होते हैं। तो अगर हम 50,000 भी केसेस मान लें कि जिसमें बिल्कुल ही बेजा एलिगेशंस लगाए गए, तो वो अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है, कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। और ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए हो जाती है क्योंकि सिर्फ एक पति नहीं है जो इसको झेलता है, उसका पूरा परिवार झेलता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि रेप के कानून को बिल्कुल औजार की तरह, हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन आज हम कैसे केसेस देख रहे हैं? 5 साल का रिलेशनशिप था, 6 साल का रिलेशनशिप था, 7 साल का रिलेशनशिप था, कहीं कहीं 20 साल के रिलेशनशिप के बाद भी महिला कह रही है कि उसको झूठा शादी का झांसा दिया गया। ये रेप होता है क्या? ये रेप नहीं होता है। किसी भी सभ्य समाज में इतने लंबे समय तक बनाया जाने वाला शारीरिक संबंध, कभी भी आप उसको बलात्कार नहीं बोल सकते हैं। महिलाओं का बहुत विरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो जो नंबर है या वो जो लोग हैं, उनसे कहीं कहीं ज्यादा नंबर है महिलाओं का जो मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, मुझे दुआएं देती हैं, ब्लेसिंग्स देती हैं, मेरे साथ काम भी करती हैं। ऐसी बहुत सारी माएँ हैं, ऐसी बहुत सारी बहनें हैं जिनके अपने भाइयों के साथ इस तरह का गलत हुआ और उनको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, तो वो बहुत अप्रिशिएट भी करती हैं, साथ भी देती हैं, दुआएं भी देती हैं। कारण कोई भी हो किसी रिश्ते के ब्रेकडाउन का, लेकिन उसको चोला हमेशा दहेज और घरेलू हिंसा का उड़ा उड़ा दिया जाता है। तो मैं पिछले 12 साल से इन केसेस के ऊपर काम कर रही हूँ। तो बिल्कुल ही कंकॉक्टेड एलिगेशंस लगाई जाती हैं कि 10 लाख 15 लाख रुपए दहेज मांगा, फिर उसके बाद सास भी ताने देने लग गई, ननद भी ताने देने लग गई। भारतीय कानून में महिलाओं के ऊपर होने वाले उत्पीड़न, घरेलू हिंसा आदि को लेकर के कई कानून बने हैं, लेकिन अगर पुरुषों की बात करें तो कानून में अब तक कोई प्रावधान नहीं है। इस बात में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अभी हाल में बैंगलोर में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के साथ घटित हुई घटना में जब उन्होंने वीडियो जारी किया था तो उसमें उन्होंने बताया था कि उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया के द्वारा उन्हें किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। और इस संबंध में पिछले 12 सालों से काम करने वाली दीपिका भारद्वाज अभी हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं इनसे। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे फॉलो अप चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, मुझे अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। मैम, महिलाओं के लिए बनाया गया कानून 498 के बाद अब जो है उसे बीएनएस 69 और 85-86 की धारा जो है उसमें भी तब्दील किया गया है। तो इन दोनों धाराओं को अगर देखें तो इसका कितना मिसयूज जो है अब महिलाएं कर रही हैं? देखिए अभिषेक, 498 तो बहुत पुरानी धारा है, 1983 में ये आ गई थी। और इससे दहेज और क्रूअल्टी की अगर कोई हिंसा की पीड़िता है तो उसके लिए ये कानून था। लेकिन जैसा आप अब देख रहे हैं समाज में, बार बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स कह रही हैं कि इस कानून का बहुत ज्यादा दुरुपयोग होता है। अब जब ये बोला जाता है कि कानून का दुरुपयोग होता है तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि बिल्कुल फर्जी जो एलिगेशंस हैं वो एक हस्बैंड और उसकी पूरी परिवार के ऊपर लगाए जाते हैं। अ, उदाहरण के तौर पे मैं आपको ऐसे समझाऊंगी कि जब कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं तो ऐसे कितने केसेस होते हैं जहां पे जो रिश्ता है वो इस वजह से टूटता है कि पुरुष जो है वो दहेज मांग रहा था, या बहुत ज्यादा फिजिकल क्रूअल्टी थी, या फिर ऐसा कुछ था। बहुत सारे कारण होते हैं ब्रेकअप होने के एक पुरुष और महिला के बीच में। और वही कारण अगर कोई मैरिटल रिलेशनशिप में है तो भी होते हैं कि इनकम्पैटिबिलिटी हो गई, या महिला की कोई एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि पुरुष नहीं पूरा कर पा रहा है, या पुरुष की कोई एक्सपेक्टेशंस है जो महिला नहीं पूरा कर पा रही है। तो कारण कोई भी हो,
किसी रिश्ते के ब्रेकडाउन का, लेकिन उसको चोला हमेशा दहेज और घरेलू हिंसा का उड़ा उड़ा दिया जाता है। तो मैं पिछले 12 साल से इन केसेस के ऊपर काम कर रही हूँ। तो बिल्कुल ही कन्कॉक्टेड एलिगेशंस लगाई जाती हैं कि 10 लाख 15 लाख रुपए दहेज मांगा, फिर उसके बाद सास भी ताने देने लग गई, ननद भी ताने देने लग गई। और पूरी दुनिया में ऐसा कोई कानून नहीं है जहाँ पे पूरे के पूरे परिवार को बाय डिफॉल्ट इम्प्लीकेट करने की अपॉर्चुनिटी किसी को दी जाए। यहाँ पे हस्बैंड के ऊपर, उसके पेरेंट्स के ऊपर, माता पिता, उसके भाई बहन, ऐसे ऐसे भी केसेस हम लोगों ने देखे हैं जहाँ पे बहन के पति को या भाई की पत्नी को, जो ऐसे रिश्तेदार हैं जो अब्रॉड बैठे हैं, इंटरनेशनल बैठे हैं, कोई लेना देना नहीं है, उन सब का नाम जो है नामजद कर दिया जाता है। और ये इसलिए होता है कि सेटलमेंट, यानी कि वो जो शादी टूटी है उसके लिए कॉम्पेंसेशन जो है वो लाखों करोड़ों रुपए में डिमांड किया जाए। बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से बोला कि आप इस कानून को दुरुस्त कीजिए, बदलाव कीजिए, बहुत ज्यादा इसका दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन जब हमारे नए कानून आए, भारतीय न्याय संहिता इस साल से इम्प्लीमेंट हुआ है, तब भी इन्होंने कोई बदलाव नहीं किया। अभी थोड़े दिनों पहले लॉ मिनिस्टर ने कहा था कि वो 498 को रिव्यू करने के लिए सोच रहे हैं, बट पता नहीं उस चीज में भी कोई शुरुआत हुई है कि नहीं हुई है। तो और दूसरा जो आपने कहा, सेक्शन 69 भारतीय न्याय संहिता, वो एक नया कानून है। वो ये कहता है कि अगर कोई भी पुरुष किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, उसको ये कहते हुए कि मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा, या मैं तुम्हारे को नौकरी दिलवा दूंगा, या मैं तुम्हारे को प्रमोशन दिलवा दूंगा, और उसके बाद ये जो वादे हैं वो पूरा नहीं करता है, तो उसको अपराध माना जाएगा, उसकी 10 साल तक की सजा हो सकती है। अब दिक्कत यहाँ पे आती है कि कोई महिला अगर कहे कि 4 साल पहले इसने मुझे शादी का वादा किया, 6 साल पहले मुझे शादी का वादा किया, 10 साल पहले शादी का वादा किया, तो कोई सबूत देने की उसको जरूरत नहीं होती है, और पुरुष जो है उसकी इमीडिएटली गिरफ्तारी हो जाती है। तो बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे महिलाएं जो हैं ब्रेकअप हो गया और उसमें बदलाव उतारने की मंशा से जो है इस तरह के केसेस दर्ज करवा रही हैं। आंकड़े क्या हैं अभी सेक्शन 69 के पता नहीं है, क्योंकि अभी जुलाई में ही कानून लागू हुआ है। 498 के जो आंकड़े हैं वो जो पुलिस के तौर पे, पुलिस के लेवल पे जो मामले झूठे पाए जाते हैं वो 10 से 15% के बीच में होते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग डेटा है। और जो अक्विटल रेट है, यानी कि जिनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है या उनको बेगुनाह माना जाता है, कहा जाता है कि पर्याप्त सबूत नहीं है इनको गिल्टी ठहराने के, वो लगभग 85% तक केसेस हैं। तो अगर हम ये भी ना माने कि सब केसेस में गलत, कोई जरूरी नहीं है कि झूठा केस था, तो चलिए अगर 40% केस भी लगा लें, 50% केस भी लगा लें, तो एक ये बड़ा आंकड़ा है। हर साल लगभग 1 से सवा लाख 498 के केसेस दर्ज होते हैं। तो अगर हम 50,000 भी केसेस मान लें कि जिसमें बिल्कुल ही बेजा एलिगेशंस लगाए गए, तो वो अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है, कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। और ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए हो जाती है क्योंकि सिर्फ एक पति नहीं है जो इसको झेलता है, उसका पूरा परिवार झेलता है। मैम, अगर ऐसे में देखा जाए तो महिला उत्पीड़न की किसी भी मामले में पुरुषों की बात सुनना कितना जरूरी है? अभिषेक, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि न्याय तो यही कहता है कि दोनों पक्षों को सुना जाना चाहिए। हमारे न्यायालयों में भी जो ट्रायल होता है उसमें दोनों पक्षों की सुनवाई होती है। लेकिन हमारे एक्सपीरियंस में पुलिस के लेवल पे अगर एक महिला सिर्फ एलिगेशन लगा देती है तो पुलिस बड़ी रिलक्टेंट होती है उसको इन्वेस्टिगेट करने के। और खासकर रेप के केसेस में, हम बहुत सारे झूठे रेप केसेस में लोगों के साथ काम कर रहे हैं, उनको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। जो महिला ने कह दिया वही परम सत्य समझ के जो है पुलिस चार्जशीट भी फाइल कर देती है और अरेस्ट भी कर लेती है। कुछ लोगों को हम लोगों ने इमीडिएट अरेस्ट से बचाया है, जहाँ पे उनके पास पूरे सबूत थे कि जो महिला बोल रही है वो झूठ है। लेकिन जाहिर सी बात है कि हम कितने लोगों को मदद कर सकते हैं? 500, 1000, 2000, इतने लोगों को मदद कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। बट हजारों लोग हैं जो बिल्कुल फर्जी केसेस में फंसाए जाते हैं। पुलिस जो है बिल्कुल तफ्तीश नहीं करती है, आदमी को इमीडिएटली जेल में डाल दिया जाता है। और हमारा कानून ऐसा ही है, वो कहता है कि जो महिला कहे वही सही है, खासकर रेप के केसेस में। और वो चार्जशीट फाइल करने के लिए भी पर्याप्त एविडेंस है। तो इसे पुलिस भी मजबूर फील करती है। मेरे साथ बहुत सारे आला अधिकारी, आईपीएस ऑफिसर्स जुड़े हुए हैं, और वो भी कहते हैं कि दीपिका जी, हम चाहते हैं कि हम ऐसा किसी को बेगुनाह को नहीं सफर करने दें, लेकिन कानून जो है वो इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं रहती हैं। तो ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे आदमी को बलात्कार के केस में फंसाया गया, जहाँ पे उसने उस महिला को कभी देखा भी नहीं था।
छूने की तो बहुत दूर की बात है, देखा भी नहीं था, उसका नाम भी नहीं जानते थे, उसकी पहचान भी नहीं जानते थे। लेकिन ऐसे ही किसी फर्जी महिला ने उठ के फर्जी बलात्कार को आरोप लगा दिया और उस आदमी के खिलाफ प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पुलिस को सेंसिटाइज़ करना, क्योंकि आपको नहीं पता कि दूसरा इंसान किस तरह का अपना मेंटल बैलेंस रखता है, या कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। तो हर ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा महत्व है, मोल है। तो बहुत ज़रूरी है कि पुलिस जो है सिर्फ़ महिलाओं के प्रति सेंसिटिव ना हो, बल्कि जस्टिस के प्रति सेंसिटिव हो। मैम, कई मामलों में ऐसा भी देखा जाता है कि महिलाएँ कई बार जो है पुरुषों पर झूठा केस कर देती हैं और उसके बाद जो समाज की जो व्यवस्थाएँ बनी हुई है, उसके अनुसार जब कंपनी में जिस कंपनी में वो जॉब करते हैं, उस कंपनी से बिना कोई सुनवाई के ही उन्हें जो है नौकरी से निकाल दिया जाता है। जी। और फिर दोबारा अगर मान लीजिए वो इस केस में बरी भी साबित हो जाते हैं, फिर भी संस्थान उन्हें फिर से वो तवज्जो नहीं देता है, ना ही कहीं और भी नौकरी में काफ़ी कठिनाई होती है। तो ऐसे कैसे केसेस कितने केसेस आपके पास आते हैं और कैसे देख पाती हैं इन सभी चीज़ों को? बहुत सारे केसेस आते हैं, बहुत सारे केसेस आते हैं। अभी ही मैंने पोस्ट किया था थोड़े दिन पहले, जहाँ पे एक आदमी ने कहा कि वो गवर्नमेंट जॉब में था और उनकी पत्नी ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई झूठे एलिगेशंस के साथ, तो उनका इमीडिएट सस्पेंशन कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे केसेस हम लोगों ने मी टू के टाइम पे भी देखे थे, जहाँ पे सिर्फ किसी महिला ने ट्वीट करी और उस आदमी को नौकरी से निकाल दिया गया। तो ज़्यादातर जो संस्थान हैं, ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, वो बड़ी डरती हैं, खासकर इन मामलों में, क्योंकि ऐसा भी हम लोगों ने देखा है कि अगर संस्थान ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो उस महिला ने सोशल मीडिया के माध्यम से, या फिर मीडिया के माध्यम से, या फिर महिला संगठनों के माध्यम से उस कंपनी के खिलाफ ही जो है मुहिम छेड़ दी। तो कोई भी कंपनी जो है अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहती, और इस वजह से वो पुरुष को बोलते हैं कि भैया आप छोड़ दीजिए जॉब, और आपके ऊपर तो ये इल्ज़ाम लगाया है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो बहुत देखते हैं हम लोग। मैम, समाज में भी एक धारणा बनी हुई है कि अगर महिला और पुरुष के बीच में कोई विवाद होता है तो उसमें गलती जो है वो पुरुष की ही होती है। तो इस धारणा को कैसे खत्म किया जा सकता है? मुझे लगता है कि एक ये बदलाव जो है कभी भी समाज में किसी एक केस या 2 केस की वजह से नहीं आता है। जब बहुत सारे ऐसे केसेस होने लग जाएँ और वो सामने आएँ, तब कहीं न कहीं लोगों की चेतना जागती है कि हाँ जी, गलत हो रहा है। तो अभी भी जो पुरुष हैं बहुत झिझकते हैं अपने सामने आने में। मैंने 2 डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म्स बनाई हैं। मार्टर्स ऑफ मैरिज बनाई है, वो यूट्यूब पे है, 498 के दुरुपयोग पे है। और इंडिया सन्स, जिसकी मैंने टी-शर्ट भी पहनी हुई है, वो उन लोगों की कहानी है, उन्हीं की ज़ुबानी, जिनको झूठे रेप केसेस में फँसाया गया, और उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी और बाइज़्ज़त बरी वो हुए। तो बिल्कुल जो झूठे प्रूव हो चुके हैं केसेस, वो मैंने इस डॉक्यूमेंट्री में लिए हैं। तो मुझे याद है जब मैं रिसर्च कर रही थी इन दोनों ही डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म्स के लिए, तो ऐसे बहुत सारे केसेस थे जो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग थे, और बिल्कुल परिवार जो है समाप्त हो गया, या उस आदमी की बहुत ज़्यादा सफ़रिंग हुई झूठे केसेस की वज़ह से। लेकिन सामने नहीं आना चाहते ये लोग, बात नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको लगता है कि एक तो केस झेल रहे हैं, उसकी इतनी हैरेसमेंट है, फिर समाज में जाके अगर हम अपनी बात रखेंगे, पक्ष रखेंगे, तो समाज हमारे को अपनी अपनी तरह से जज करेगा, और ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि कुछ तो गलती रही होगी, कुछ तो इसने गलत किया ही होगा। तो लोग बहुत झिझकते हैं अपनी बात सामने लाने के लिए। तो जब बहुत सारे ऐसे पुरुष सामने आके अपनी बात रखने लग जाएँगे, और कोई झिझक नहीं रखेंगे, तब शायद एक बदलाव की किरण आएगी। लेकिन अभी अतुल सुभाष के केस के बाद हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पुरुष जो हैं, वो चाहे अपना नाम और पहचान छुपा के ही, लेकिन सामने आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उनके ऊपर बिल्कुल फर्जी केस किया गया, उनसे करोड़ों रुपए की डिमांड करी जा रही है। तो एक बदलाव की लहर धीरे-धीरे आएगी, होप है हमारी। मैम, एक सवाल मेरा ये भी था कि एक अतुल सुभाष का आपने नाम लिया तो उस केस से संबंधित, क्योंकि मैट्रिमोनियल साइट से दोस्ती की बात और फिर शादी तक गई थी। और मेरा ये सवाल यहाँ पे है कि मैट्रिमोनियल साइट से दोस्ती और फिर शादी, ये आज के डेट में कितना सक्सेस कर रहा है और ऐसे कितने मामले आते हैं जो मैट्रिमोनियल साइट से जुड़े हुए हैं और बाद में फिर विवादित हो जाते हैं, तलाक तक पहुँचते हैं? दूसरा एक मैम कि डेटिंग ऐप स्कैम जो चल रहा है भारत में, और उसके ज़्यादातर मामले जो हैं वो लोग जो है झिझक से थाने तक नहीं जाते हैं। जी। तो ऐसे कैस मतलब इससे कैसे बचा जाए और कितने मामले हैं इस तरह के?
देखिए, आजकल हम लोग मैट्रिमोनियल ऐप से लोग मिलते हैं, उसके बाद शादी तक बात पहुँचती है और उसके थोड़े ही दिन बाद तलाक पे बात आ जाती है, ये बहुत आम हो गया है। अब इसमें मैट्रिमोनियल ऐप का अगर कोई गलती है कि नहीं है, वो मुझे नहीं पता है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है लोगों को एकदम से अंधा विश्वास ना कर लेना, क्योंकि आप नहीं जानते कि दूसरा परिवार कैसा है, उनकी मंशा कैसी है और शादी एक बहुत बड़ा डिसीज़न है। मुझे कभी-कभार बहुत अजीब लगता है कि हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे पेरेंट्स भी और उनके बच्चे भी कोई अगर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले रिव्यूज़ देखते हैं। लेकिन जब शादी की बात आती है तो ऐसा भी होता है कि 15 दिन में और 1 महीने में और 2 महीने में फटाफट जो है शादी फिक्स कर दी और उसके बाद शादी कर दी और उसके बाद पता चलता है कि इंसान और दोनों तरफ है, पुरुष भी गलत हो सकता है, महिला भी गलत हो सकती है और बहुत ही गलत घर में शादी हो गई ऐसा रियलाइज़ करते हैं और उसके बाद फिर जो है डिवोर्स तक जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छी तरह से उस परिवार को देख लेना, समझ लेना। जहाँ तक डेटिंग ऐप स्कैम की बात आती है, तो डेटिंग ऐप के स्कैम धड़ल्ले से चल रहे हैं। पूरे देश में फैल चुके हैं। शुरुआत हुई थी दिल्ली, लेकिन अब छोटे-छोटे शहरों में भी जो है इस तरह के स्कैम्स हो रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी केसेज़ हैं जहाँ पे डेटिंग ऐप से कोई मिला, बातचीत करने लगे, उसके बाद लड़की ने कहा कि चलिए हम वीडियो कॉल पे बात करते हैं और वीडियो कॉल पे बात करने की जैसे ही उन्होंने वीडियो कॉल किया, तो लड़की सामने से जो है बिल्कुल न्यूड होती है और वो लड़की नहीं होती है, वो एक्चुअली वो प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ चलाते हैं। तो लड़के का फेस कैप्चर हो जाता है, फिर उसके बाद उस लड़के के फेस को किसी मॉर्फ्ड पॉर्न वीडियो के ऊपर लगा देते हैं और उसमें ऐसा लगता है कि लड़का जो है, वो इस लड़की को जो जिसने कपड़े नहीं पहने हैं, उसको देख रहा है और कुछ गलत हरकत कर रहा है और फिर उसके बाद उगाही शुरू होती है कि आप हमारे को 50,000 रुपए दे दो, 1 लाख रुपए दे दो। फ़ेसबुक के प्रोफ़ाइल के थ्रू इस इंसान के वो उनके दोस्तों तक भी रीच आउट करते हैं और फिर स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि आपके दोस्तों पर ये सारी की सारी वीडियो चली जाएगी। बहुत सारे आदमी हैं जो इस तरह से डर के और इस तरह से फँस के जो है लाखों रुपए बेचारे अपने गँवा चुके हैं। तो आज के समय पे इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे लोग पैसों की उगाही करने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपना रहे हैं और इससे लोगों को बचना चाहिए। मैम एक सवाल मेरा यहाँ पे भी आ रहा है कि समाज में जो पुरुषों को लेकर के धारणा बनी हुई है या फिर पुरुष जब किसी मामले को लेकर के कानून तक जाना चाहते हैं, वैसी स्थिति में उसे जानने वाले उसके दोस्त, उसके करीबी, चाहे वो जब थाना में जाते हैं तो भी एक होता है कि यार तुम अब लड़की के ऊपर एफआईआर करने जा रहे हो, अगर लड़की ने तुम पर एफआईआर कर दिया तो फिर मुश्किल में पड़ जाओगे। जी, इस कारण से मतलब 50% केसेस जो है अभी भी जो है थानों तक नहीं पहुँच रही हैं। इसे कैसे मतलब नहीं दूर किया जा सकता 50% नहीं 100% केसेज़ हैं। आदमी तो उसके साथ होने वाला अत्याचार जो है रिपोर्ट करने के लिए कोशिश भी करे तो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। ज़्यादातर मामले हम लोगों ने यही देखे हैं जहाँ पे अगर पुरुष ने अपनी एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश की तो उसको कोर्ट के थ्रू ही एफआईआर करवानी पड़ी। पुलिस ने नहीं एक्सेप्ट करी। ऐसे हमारे पास बहुत सारे मामले हैं जहाँ पे आदमी है जिसकी पिटाई होती है, आदमी है जिसको बहुत ज़्यादा गालियाँ खानी पड़ती हैं, आदमी है जिसका सामान जो सारा का सारा उसकी पत्नी ने डिस्ट्रॉय कर दिया या पार्टनर ने डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन वो जब पुलिस के पास जाते हैं किसी भी तरह की कंप्लेंट या रिपोर्ट कराने तो पुलिस उनको यही धमकाती है कि आपके तो केस रजिस्टर करने के लिए हमारे पास शायद ही कोई कानून हो, लेकिन अगर आपकी पत्नी या अगर अपनी पार्टनर आ गई ना तो वो जिस तरह की आपके ऊपर धाराएँ लगा सकती है, उसके बारे में आप उसको लड़ते-लड़ते जो है आपकी सिट्टी-पिट्टी गुम हो जाएगी। तो जितने भी पुरुष हैं जिनके साथ अगर इस तरह की कोई हरकत होती है तो बहुत ही कम ऐसे केसेज़ हैं जहाँ पे किसी भी तरह का केस दर्ज करवा पाते हैं क्योंकि प्रोविज़न्स नहीं हैं। बड़ी अफ़सोस की बात ये है कि इंडियन पीनल कोड जो हमारा पहले कानून था, उसमें एटलीस्ट एक धारा थी आईपीसी 377 जो जैसे गे कम्युनिटी के जो लोग हैं वहाँ पे अगर कोई पुरुष किसी सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार होता है, महिला के खिलाफ तो कोई पुरुष केस कर ही नहीं सकता, लेकिन ऐसे पुरुष हैं जो पुरुषों के द्वारा सेक्सुअली अब्यूज़ किए जाते हैं, कभी-कभी गैंग रेप के भी शिकार हो जाते हैं, लेकिन वो धारा ही अब हटा दी है। तो नए भारतीय न्याय संहिता कानून में 377 की धारा जैसी कोई धारा ही नहीं है। तो आज के समय पे अगर किसी पुरुष का गैंग रेप भी हो रहा होगा या रेप भी हुआ है, तो भी वो जो है फाइल नहीं कर सकता है रिपोर्ट। मैम ये तो काफ़ी मतलब दयनीय स्थिति है अगर पुरुषों के लिए बात करें मैम, लेकिन कई मामलों में अगर हम घरेलू हिंसा पर जाएँ और वहाँ जब देखें कि जब महिलाएँ केस करती हैं और कई ऐसे मामले होते हैं जो जेन्युइन होते हैं, वैसे मामलों में भी ये देखा जाता है कि महिला किसी अच्छे कंपनी में किसी बड़े ओहदे पर काम करती है, लेकिन
जो एल्यूमनी मनी का जो डिमांड होता है या गुजारा भत्ता जिसे कहते हैं, वो काफ़ी हाई होता है। ये कितना जायज़ होता है? ज़्यादातर केसेस में हम लोग ये देखते हैं कि महिला अच्छा खासा कमा रही है, अच्छी खासी उसकी नौकरी है, अच्छे खासे परिवार से भी है, जितना जितना जो लेवल पुरुष के परिवार का है, पति के परिवार का है, ऑलमोस्ट उतना उनका भी है। लेकिन अगर शादी टूट जाती है तो ये पढ़ी-लिखी और कमाने वाली महिलाएँ भी हैं, जो सारी नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन बहुत बहुत नंबर है जहाँ पे वो फिर बोलती हैं कि हमारे को मेंटेनेंस चाहिए, हमारे को एलिमनी चाहिए, और एक बड़ा अमाउंट जो है एलिमनी का डिमांड किया जाता है। और अगर और ये एलिमनी लेने के लिए ही पुरुष और उसके पूरे परिवार को जो है बहुत सारे केसेस में जो है उलझा दिया जाता है, ताकि वो थक हार के जो है ये पैसे दे दे। इस भी केस में अगर आप देखेंगे तो 3 करोड़ रुपए की डिमांड हो रही थी अतुल सुभाष से, और उसके बाद से ऐसे इतने सारे पुरुष सामने आ चुके हैं जिनसे 50 लाख से लेके आजकल, पहले तो होता था कि 25-30 लाख की यूजुअली डिमांड हुआ करती थी। आज के टाइम पे 1 करोड़ से रुपए की कम की डिमांड ही नहीं है। और हम आम तौर पे देखते हैं कि पुरुषों के साथ ऐसा होता है, महिला को लिटिगेशन कॉस्ट भी मिलती है कोर्ट से, महिला को मेंटेनेंस भी मिलती है कोर्ट से, एलिमनी तो जब तक ना वो पुरुष देने के लिए राजी हो जाए तो उसको कोर्ट के धक्के खाने पड़ते हैं। तो उसका खुद का ही जो पैसा है वो उसके खिलाफ ही यूज होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैम, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि महिला होते हुए जब आपने पुरुषों के लिए आवाज़ उठानी शुरू की और भारतीय समाज में जैसी धारणा बनी हुई है, ऐसे में समाज खासकर महिलाओं का कितना विरोध का सामना आपको करना पड़ा? मुझे महिलाओं का बहुत विरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो जो नंबर है या वो जो लोग हैं उनसे कहीं ज़्यादा नंबर है महिलाओं का जो मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, मुझे दुआएँ देती हैं, ब्लेसिंग्स देती हैं, मेरे साथ काम भी करती हैं। ऐसी बहुत सारी माएँ हैं, ऐसी बहुत सारी बहनें हैं, जिनके अपने भाइयों के साथ इस तरह का गलत हुआ और उनको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, तो वो बहुत एप्रिशिएट भी करती हैं, साथ भी देती हैं, दुआएँ भी देती हैं। बाकी विरोध तो है ही, बहुत सारे महिला संगठन जो हैं वो समझते हैं कि मैं कुछ बहुत गलत काम कर रही हूँ और उस वज़ह से बहुत गालियाँ पड़ती हैं। लेकिन वही बात है कि गालियाँ कंपेयर करी जाए दुआओं से तो कहीं-कहीं ज़्यादा दुआएँ मिलती हैं, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, मैं सही काम कर रही हूँ, सही कॉज़ के लिए हूँ। मेरी ऑर्गनाइज़ेशन का नाम है एकम न्याय फाउंडेशन, और हम कहते हैं इक्वल राइट्स इक्वल जस्टिस। तो हम नहीं चाहते कि महिलाओं को न्याय ना मिले, महिलाओं को ज़रूर न्याय मिलना चाहिए, लेकिन महिलाओं को न्याय देने की आड़ में जो पुरुषों का हैरेसमेंट हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है, उनकी प्रताड़ना हो रही है, उसको हम अंदाज़ कर दें, ये सही नहीं है। मैम, एक केस 2009 की अगर बात करें तो सैयद अहमद मखदूम का एक केस था, जिसमें भी उन्होंने भी मतलब आत्महत्या से पहले 7 मिनट का एक वीडियो बनाया था। और अब जो है अतुल सुभाष का जो केस आ रहा है, उसमें तो खैर उन्होंने 1 घंटे का वीडियो बनाया और काफ़ी चर्चित मामला है ये, जिसके बाद से कई मीडिया संस्थानों ने इसे कवरेज भी किया है। तो अब जो कानून संहिता है, इसमें पुरुषों के लिए कितना प्रावधान है? कोई प्रावधान नहीं है, जैसा इंडियन पीनल कोड था वैसा ही भारतीय न्याय संहिता है। बल्कि पहले से ज़्यादा खराब कर दी हैं चीज़ें सेक्शन 69 को लाके, क्योंकि वो एक और भी हथियार बनेगा पक्का आने वाले समय में। कोई भी अगर रिश्ता टूटेगा, किसी भी महिला को अगर ब्रेकअप करने पे खुंदक है अपने बॉयफ्रेंड से, तो वो इस कानून का इस्तेमाल कर सकती है। तो कोई प्रावधान नहीं है, जैसे पहले कानून थे वैसे ही कानून है, कोई न्यूट्रैलिटी नहीं करी गई है। 498 तक को भी बिल्कुल भी छेड़ा नहीं गया है। तो मुझे लगता है कि हमारे भारतीय न्याय संहिता भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा इंडियन पीनल कोड था, बल्कि और एक नया कानून आ गया है जिसका जो पक्का जो है दुरुपयोग होगा। पहले तो 498 का इतना ज़्यादा मिसयूज़ था, लेकिन अब हम देखते हैं कि रेप के कानून को बिल्कुल औज़ार की तरह, हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन आज हम कैसे केसेस देख रहे हैं, 5 साल का रिलेशनशिप था, 6 साल का रिलेशनशिप था, 7 साल का रिलेशनशिप था, कहीं-कहीं 20 साल के रिलेशनशिप के बाद भी महिला कह रही है कि उसको झूठा शादी का झांसा दिया गया। ये रेप होता है क्या? ये रेप नहीं होता है। किसी भी सभ्य समाज में इतने लंबे समय तक बनाया जाने वाला शारीरिक संबंध, कभी भी आप उसको बलात्कार नहीं बोल सकते हैं। जाने हज़ारों लोग जो है इस तरह के झूठे मामलों में जेल में पड़े हैं, सड़ रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास में ही ये केसेस हो रहे हैं, लोअर मिडिल क्लास, पुअर क्लास में भी ये केसेस हो रहे हैं, जहाँ पे सहमति से संबंध बने होते हैं, लेकिन बाद में अगर किसी को पता चल जाए उसके बारे में या छुप-छुप के कोई रिलेशनशिप था, उसके बाद जो है रेप का केस डाल देते हैं।
तो बहुत ज़्यादा गलत है ये। और बहुत ज़रूरी है एनालाइज करना कि जो लॉज महिलाओं के लिए जिस इंटेंट से बनाए गए थे उस इंटेंट से ही एग्जीक्यूट हो। ऐसा ना हो कि वो औजार बन जाएं, टूल्स बन जाएं। और ये मैं नहीं कह रही, ये सुप्रीम कोर्ट भी कहता है। अभी परसों ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिलाएं 498A, 354, 376, 377 इन सारों का पैकेज बना के पति और उसके परिवार के ऊपर अब लगा रही हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा उनसे उगाही करा जाए। तो जब सुप्रीम कोर्ट इस चीज को एनालाइज कर रहा है, डॉक्यूमेंट कर रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है, तो बदलाव क्यों नहीं? मैम, आपसे बात करते समय अभी मतलब ये चीज लग पा रहा है कि ज्यादातर पॉलिटिशियन भी जो है इस और बात करने से कतराते हैं। उनको लगता है कि महिलाओं के प्रति अगर बात करेंगे तो ज्यादा सिंपैथी उन्हें हासिल होगी, अगर वो पुरुषों के ओर जाते हैं तो वही जो है विरोध का सामना करना पड़ेगा। लेकिन झारखंड में अगर देखा जाए तो एक पॉलिटिशियन है कुणाल सारंगी, जो पुरुष कमीशन बनाने को लेकर के राष्ट्रपति तक से मुलाकात उन्होंने की है। तो ऐसे में अगर केवल कुणाल जी को अगर ले ले तो इस तरह से कितने पॉलिटिशियन को आज के समय में आगे आना होगा? मुझे लगता है कि सिर्फ पुरुष पॉलिटिशियंस नहीं बल्कि महिला पॉलिटिशियंस को भी सामने आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बात महिला और पुरुष की नहीं है। यहाँ पे बात है क्या सही है और क्या गलत है, और गलत के खिलाफ आवाज उठाना हम सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं भी हैं, जैसे मैं इनफैक्ट बोलना चाहूंगी, रेहाना रियाज करके एक राजस्थान स्टेट विमेन कमीशन की चेयरपर्सन है। उन्होंने ऑर्डर पास किया कि जो महिलाएं झूठे रेप केसेस फाइल कर रही है उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन उनको फिर उनका बहुत ज्यादा विरोध करने लग गई महिला संगठन, उनके ऑफिस में जाके धरना दे दिया। तो ये जो ऑपोजिशन है महिला संगठनों की, ऑपोजिशन नहीं भी बोलूंगी, ये डोमिनेंस बोलूंगी मैं। और मैं तो कहीं बोलूंगी हुलिगनिज्म है ये, कि आप सिर्फ इस वजह से कि कोई महिला है, और अगर वो गलत भी कर रही है, कल को क्या कोई महिला किसी का मर्डर कर देगी तो भी ये सिर्फ महिला महिला करेंगे क्या? तो कुणाल सारंगी जी जैसे बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस को सामने आना पड़ेगा, और सही को सही बोलिए, गलत को गलत बोलिए। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कुणाल जी की कि उन्होंने वो बहुत दिलचस्पी लेते हैं इस इशू के ऊपर, और मुझसे लगातार बातचीत भी करते रहते हैं इस तरह के केसेस की, और वो खुद भी देख रहे हैं आसपास समाज में क्या हो रहा है। मैम, हम अपने आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। क्या लगता है मैम, आज के दौर में मेंस कमीशन, पुरुष आयोग बनाने की बात जो है कितनी प्रमुखता से रखनी पड़ेगी और कब तक ये बन पाएगा भारत में? मुझे ये तो नहीं पता कि मेंस कमीशन कब तक बना पाएगा, लेकिन मुझे ये पता है कि उसकी ज़रूरत बहुत है। बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो बहुत ही लाचार अपने आप को समझते हैं, कि वो कहाँ पे अपनी बात रखें, कहाँ पे अपनी गुहार लगाएं। बहुत सारे सुसाइड कर रहे हैं। तो मेंस कमीशन अगर एक बहुत ही स्ट्रक्चरल चेंज है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा चेंज है जो एकदम से नहीं कर सकती सरकार, तो एटलीस्ट एक कोई प्लेटफॉर्म जो ऑलरेडी हमारी मिनिस्ट्रीज हैं या कमीशन है, वहां पे क्रिएट कर दीजिए, एक विंडो क्रिएट कर दीजिए जहां पे पुरुष जो हैं, जो पीड़ित पुरुष हैं, वो भी अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकें, वो भी अपनी सुनवाई करवा सकें। ये नीड ऑफ द आवर है। और अगर लगता है कि आंकड़े बहुत ज्यादा हैं, हैरेसमेंट बहुत ज्यादा है, तो उसके बाद कमीशन तो फिर जो है बनना चाहिए ही चाहिए। जब ज्यादा लोग सामने आके अपनी बात रखेंगे, उनके साथ जो गलत हो रहा है उसको सामने लेकर आएंगे, तो आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। मैम, एक सवाल और ले लेते हैं। अभी आप जमशेदपुर आई हैं और आपकी डॉक्यूमेंट्री जो है, जो आपने बनाई है, और पुरुष अधिकार से संबंधित जो चीजें हैं उसमें काफी कुछ दिखाया गया है। ये इस पिक्चर में क्या है और लोगों को क्यों देखना चाहिए? मैं बहुत ही अ, खुशी महसूस कर रही हूँ, क्योंकि हमारी डॉक्यूमेंट्री इंडिया सन्स जो है उसको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड मिला है झारखंड नेशनल फिल्म फेस्टिवल पे। और काफ़ी रिप्यूटेड ये फिल्म फेस्टिवल है, और इसमें पूरे देश ही नहीं, इंटरनेशनल भी जो है एंट्रीज आती हैं, और उसमें हमारी फिल्म को अवार्ड मिलना हमारे लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है। और ये डॉक्यूमेंट्री उन पुरुषों की कहानी है जिनको झूठे रेप के केसेस में फंसाया गया, और किस तरह से इन्होंने लड़ाई लड़ी, क्या इनके साथ हुआ, और किस तरह से बलात्कार के कानूनों का जो है इस समय पे इंडिया में दुरुपयोग हो रहा है। और 1.5 घंटे की ये फिल्म है, और हमारी वेबसाइट है indiasons.com, उसके ऊपर इस फिल्म को देखा भी जा सकता है। ऐसी तो पिक्चरें बहुत बनी हैं जहाँ पे महिला के साथ जो गलत होता है उसको दिखाया जाए, बट ऐसी पिक्चरें शायद ही कोई हैं जहाँ पे पुरुषों के साथ क्या गलत हो रहा है उसको दिखाया जाए।
तो मैं पिछले 12 साल से इस तरह की डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म्स बना रही हूँ, क्योंकि ऐसे पुरुष बहुत सारे हैं और उनकी आवाज़ जो है, वो समाज तक जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हमने दीपिका नारायण भारद्वाज से बात की, जिन्हें पुरुष अधिकार पर बात करने के लिए देश भर में जाना जाता है। वो अभी जमशेदपुर अपनी डॉक्यूमेंट्री इंडिया सन्स के लिए पहुंची थी और उन्होंने फॉलोअप से खास बातचीत की है। इसी तरह की खबरों के साथ हम आपके साथ बने रहेंगे। द फॉलोअप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in